हेलो गाइस, दिस इज आमिर प्रजापत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम बोर्डर्स पे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 2.2 थी वो कंप्लीट कर ली थी और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो एग्जांपल रहे थे वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 2.2 के एग्जांपल। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 2.2। इसके हमें आज क्या करने हैं, एग्जांपल करने हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि आप किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए छह की पावर n, किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n। अच्छा, आपको ये जांच करना है कि n आपके पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और ये जो 6 की पावर n है ये कभी भी शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी, ये आपको क्या करना है, जांच करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वे में ट्राई करते हैं कि ये शून्य पर समाप्त होती है या नहीं होती है। हम क्या करते हैं, 6 की पावर 1 लेते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 देन इंफिनिटी। ठीक है, तो 6 की पावर 1 कितनी होती है, 6 की पावर 2 कितनी होती है, 36, 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216, 6 की पावर 4 कितनी होती है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 6 दूनी 12। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो इसका इकाई अंक है वो किस पे खत्म हो रहा है, 6 पर खत्म हो रहा है। अगर n आपके पास कोई भी प्राकृत संख्या है तो 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होने वाली है। पर आपको ये थ्योरेटिकल मेथड में लिखना है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या है, थ्योरेटिकल है। हम क्या बोलेंगे कि हमें दी गई संख्या है वो है 6 की पावर n और इसके आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 × 3 की पावर n। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पावर इसके ऊपर भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है, अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा, 5 का भाग अवश्य जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे हमें 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, कोई भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाने वाला है। तो 5 का भाग अगर नहीं जाएगा तो हम बोल देंगे कि ये जो अपनी संख्या है 6 की पावर n वो कभी भी क्या नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो आपको क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि किसी पूर्णांक संख्या हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, हम जानते हैं कि कोई भी, एक मिनट से लिख देता हूं, हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसमें अवश्य तो वह 5 से क्या होगी, भाज्य होगी। तो वह 5 से भाज्य होगी। सिंपल वे में लिख देते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है, इस पर शून्य पर समाप्त होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, उसमें 5 का भाग अवश्य जाएगा, 5 से वो क्या होगी, भाज्य होगी। ठीक है, पर हम यहाँ पे इसके गुणनखंड में क्या देख रहे हैं, हमारे पास कोई भी 5 का फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। हम क्या बोलेंगे, यहाँ 6 की पावर n में 2 व 3 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड नहीं है।
अन्य कोई क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड में क्या होता, 5 होता तो हम क्या बोल देते, ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है, पर हमारे पास 2 और 3 के अलावा इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः 6 की पावर n कभी भी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए किस पे समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये क्वेश्चन टोटली थ्योरेटिकल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। ज्यादातर या तो पूछ लेगा कि वो परिमेय परिमेय वाला, कि कोई भी संख्या अपरिमेय है या नहीं उसे सिद्ध करो, या फिर वो 2.4 हमारे पास है 0.7 0.7 उनमें से पूछ लेगा, या फिर यूक्लिड विभाजन करने पर दे देगा। इस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत कम है पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको रीडिंग कर लेना, याद हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब करते हैं हम इसके बाद एग्जांपल नंबर 2। हाँ, तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में आपको एक दो पार्ट है, दोनों पार्ट में आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो संख्या को दे रखी है 5005, क्या दे रखी है 5005, इसकी क्या करनी है आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने हैं। आप या तो इसमें भाग आपको डायरेक्ट देना था तो डायरेक्ट दे सकते हो, या फिर जो भाग का फॉर्मेट तैयार करते हैं तो फॉर्मेट तैयार करके भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भाग दे सकते हो। हम 5005 में किसका भाग देंगे, 5 का। 5 का क्यों दे रहे, क्योंकि इकाई 5 है, और 5 जब इकाई 1 होता है तो उसमें 5 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 5 एकम है, 5 0 का 0 0 का 0, फिर से 5 एकम 5। अब देखो एक हमारे पास क्या है 1001, इसमें हम भाग देंगे 5 का जाने वाला नहीं, क्योंकि इकाई 1 अगर हमारे पास 0 और 5 होता है तो b किसका जाता है, 5 का जाता है। तो हम 5 से जस्ट आगे वाली संख्या देखेंगे, जस्ट आगे वाली संख्या देखेंगे जिसमें जिसका जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या हमारी अंकगणित की जो मूलभूत परिमेय है वो है, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी, उसमें स्टार्ट करते हमने देखी थी। चलो देखते हैं कि 5 से जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या कौन होती है, 7। तो इसमें 7 का भाग देके देखते हैं। तो 7 एकम 7, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3, आगे से उतारेंगे 0, 7 चौके 28, यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, आगे से उतारेंगे 1, तो 7 तेरी 21। तो हमारा भाग जाएगा 7 का कितनी बार, 1 और 3। अब इसमें फिर से देखेंगे हम 7 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 है, आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो 7 से जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या देखेंगे हम, 7 से आगे क्या होती है, 11 होती है। तो 143 में 11 का भाग देके देखते हैं। 11 एकम 11, हमारे पास क्या बच गया 3, आगे से 3 उठाएंगे 11 कियो 33। ठीक है, ये बाकी कितने बच जाएगा 11 का 3 पर, सॉरी 13 पर। ठीक है, तो 13 का 13 में 1 बच जाता है, क्योंकि 13 खुद क्या है कि अभाज्य संख्या है। यानी कि हम 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, 5005 के अभाज्य गुणनखंड होने क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, ये थे हमारे 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोल रखा है 7 4 2 9 की क्या निकालो, आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। ये आपका सेकंड का सेकंड है। ठीक है, सेकंड का सेकंड क्या आपके पास 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो आपको करना क्या है, सेम फॉर्मेट तैयार करना। उसी प्रकार आप देखोगे कि इसका जो इकाई क्या है वो 9 है, और हमें पता है हम स्टार्ट किससे करेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे कि 2 का इसमें भाग जाता है नहीं जाता है। तो 2 के लिए हमें पता है कि इकाइयां क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसका मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाने वाला है। फिर आप देखोगे 3 का जाने वाला है क्या, तो आप क्या करते हो, इनको ऐड करते हो, 7 4 11 11 और 2 कितना हो गया 13 13 और 9 हो गया 22। और हमें पता है 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 और 3 के बाद जस्ट आगे वाली अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। 5 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाइयां 0 और 5 नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे देखो इकाइयां 0 और 5 नहीं है। हमें पता है 5 का भाग कब जाता है, जब इकाइयां क्या हो हमारे पास 0 और 5 हो। तो इससे जस्ट आगे वाली संख्या होती है हमारे पास है 7। 7 का हम इसमें भाग लेके देखेंगे, 7 एकम 7, 4 में नहीं जाएगा टुकड़े भाग की 0,
अब हो गया 42, 7 से 42। अब देखो 9 बचा है, 9 में 7 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा क्योंकि 7 एकम 7 तो हो जाएगा, पर यहाँ पे 2 क्या बच जाएंगे, शेष पद बच जाएंगे। इसमें 7 का भाग भी नहीं जा रहा है। 7 के बाद वाली संख्या क्या आती है, 11 आती है। आप इसमें 11 का भाग देके देखोगे, 11 का भाग दोगे तो क्या होगा, चलो दे देते हैं 11 छक्की 66, आपके पास बच गया 4 और 4 8 2, 11 सत्ती 77, तो आपके पास कितना बचेगा, 3 और 2 5 9। गुण से 11 के बारे में नहीं आते, इसका मतलब 11 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 के बाद वाली संख्या क्या होती है, 13 होती है। आप 13 का भाग देके देखोगे, तो 13 का भाग देके देख लेते हैं, 13 पंजे 65, 13 छकानी 78, तो 5 बच जाएगा, 13 पंजे 65, 74 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 9, आगे से उतारेंगे हम 2, 13 संख्या क्या होता है, 51 होता है। यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 19, और 19 13 के बारे में आते नहीं है, इसका मतलब 13 के भाग हमारे पास से नहीं जा रहा है। 13 के बाद हमारी ये वाली संख्या होती है, वो क्या होती है, 17 होती है। ठीक है, 17 का इसमें भाग देके देखते हैं। 17 का भाग देंगे तो 17 दूनी 34, 17 तो 51, 17 चौकून 68, 17 तो कितने आ गए 68, 70 में से 68 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 4 6। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, हम 2 उतारेंगे तो 17 3 51, 17 तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, तो हमारे पास बचेगा 1 और 5 में 6 में से 5 गए 1, आगे से क्या उतारेंगे 9, और 17 संख्या कितना होता है 119, यानी इसमें 17 का भाग जा रहा है। तो पहली संख्या इसमें क्या होगी, 17 होगी, जिसका इसमें क्या जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है। तो 17 की जस्ट बात क्या आती है, ए वाली संख्या देखनी है आपको आगे से। ठीक है, 17 के बाद ए वाली संख्या आती है 19, इसमें 19 का भाग देके देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। 19 दूनी कितना होता है 38, तो 38 2 और 3 5, आगे से क्या होता है 7, तो 19 19 का 20 में चला गया, 19 3 ठीक है, तो कितना आ गया 23 में बता, 23 का भाग होता है क्योंकि 23 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास जो 7 4 दोनों के अभाज्य गुणनफल हो गया है 17 19 और 23, 17 19 और 23। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2, जो कि हमने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो 3 में हमें क्या दे रखा है, 3 संख्या दे रखी है, क्या क्या 144 192 और आपको दे रखी है 144 180 और 192 और 192। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि एचसीएफ को हमने क्या माना था, एफ से होल यानी कि मूर्ख। एचसीएफ अपना जो क्या है, मूर्ख है। कैसे मूर्ख है, इसको किसी ने 2 कंडीशन बता दी और वो उन दोनों कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। पहली कंडीशन इसको क्या बोल दी कि अगर तू कहीं पे जाता है, अगर तू कहीं पे जाता है तो तेरे को वही चीजें लेनी है जो सबको मिल रही है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अगर सबको मिल रही है यानी कि हमारे पास यहाँ हम संख्याओं की बात करेंगे तो ये वही संख्या लेगा जो संख्याएं सबको मिल रही है। अगर किसी को सभी को संख्या सेम नहीं मिल रही है तो ये कोई भी संख्या लेने वाला नहीं है, वहां पे हमारा से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। सेकंड कंडीशन क्या है, मूर्ख है, इसको बोल दिया किसी ने तो उस हिसाब से क्या करता रहता है, फॉलो करता रहता है। सेकंड कंडीशन इसके पास क्या है, सेकंड कंडीशन इसके पास ये है कि पहली बात तो ये वही संख्या लेगा जो सबके पास हो। सेकंड कंडीशन ये है कि उनमें भी क्या लेगा, कम पावर वाली लेगा। फर्स्ट कंडीशन फॉलो करेगा, फर्स्ट कंडीशन फॉलो करने के बाद ये सेकंड कंडीशन फॉलो करेगा कि उनमें भी कम पावर वाली लेगा। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम अपना क्या होता है, एल से लालच करेगा। लालच कैसे करेगा कि इसको कुछ भी मिल जाओ, कोई भी संख्या मिल जाओ, हर एक संख्या को लेगा, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है, लालच करेगा खुद। ठीक है, तो एलसीएम ने क्या निकाल दिया, लालची। और सी से क्या है, चतुर कैसे, जिस प्रकार ये छोटे वाली पावर को लेता है क्योंकि ये मूर्ख है, उसी प्रकार ये चतुर है इसलिए ये बड़ी वाली पावर को लेगा। यानी जो संख्या लेगा उन्हें पावर भी क्या लेगा, अपनी बड़ी लेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 144 180 और 192 के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करनी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करनी। ये आपको एग्जांपल में बोल रखा है कि इस विधि से आप करो। हम एचसीएफ एक विधि से और भी ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी विधि से, हमने पीछे देखा था 2.1 में यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, पर इसमें आपको क्या
है कि दो ही संख्याओं को कर सकते हैं। अगर आपको दो संख्याएं दे रखी हो, एक और दो संख्याएं दे रखी हो, तभी आप युक्ति विभाजन विधि से HCF ज्ञात कर पाओगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात करेंगे, वो भी कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए हमें इन तीनों के क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए, इन तीनों क्या चाहिए, गुणनखंड चाहिए। ठीक है, तो चलो करते हैं इनके गुणनखंड। सबसे पहले करते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड। 144 के अभाज्य गुणनखंड तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 144 के वो जो संख्याएं थी उनको हमने एक पैटर्न में लिख दिया था, इसे फॉर्मेट क्या किया था, उस हिसाब से किया था। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो वो देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। 144 का कितना होता है, 72, 72 होता है। फिर से 2 लिख देंगे और फिर से क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 72 का आधा कितना होता है, 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 into 3। इससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगी और आपका टाइम भी है वो भी बच जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप डायरेक्ट बगैर उस मेथड को यूज करे डायरेक्ट इसको लिखने की कोशिश करो। ठीक है, 1 2 3 4, 2 की पावर हमारे पास यहाँ 4 हो गई, 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 144 के अभाज्य गुणनखंड। अब आपको करनी है 180 के अभाज्य गुणनखंड। 180 के अभाज्य गुणनखंड चलो करते हैं। सेम यही काम करना है, 2 लिखोगे और हाफ करते जाओगे। 180 का था 90, 90 का था 45 और 45 का दाम कर नहीं सकते, करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 45 में किसका भाग जाता है, 3 का। क्यों, क्योंकि 15 3 कितना होता है, 45। अब 15 को क्या लिख सकते हो, 5 3 15, ये हो गया 15, 5 3 15। ये हो गया हमारे पास 2 की स्क्वायर इनटू 3 की भी स्क्वायर इनटू 5। अब आपको क्या करना है, 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 192 के अभाज्य गुणनखंड सेम काम करना है। 192 का आधा कितना होता है, 19 का 8 2 9 2 18 और यहाँ पे बच जाएगा 1 2 96 होता है। ठीक है, कितना होता है, 96। 96 का था 48, 48 का था 24, 24 का था 12, 12 का था 6 और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का था 3, 3 का 3। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 into 3। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 144 180 और 192 तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, आपको HCF और LCM फाइंड करना है। कैसे करोगे वो देखते हैं। पहले HCF फाइंड करते हैं। अब ये जो अपना HCF वो क्या है, मूलक है, क्या बोलता है, इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो ये 19 संख्याओं को लेगा, ये 19 संख्याओं को लेगा जो सभी के पास हो। अब देखो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी और 2 इसके पास भी, ये 2 को ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसे। फिर देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, ये 3 को भी देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें भी कम पावर वाले लेगा, इसके पास 4 है, इसके पास 2 है और इसके पास है 6, तो ये 2 पावर वाले को देगा। 3 की देखो इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है और इसके पास 1 है, तो ये 1 वाली को देगा। ये हमारे पास हो गया 4 into 3 यानी कि 4 3 12। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला, कितना है, 12। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम एल से लालची, यानी पहले इसका लालच पूरा कर देते हैं। 2 दिख गया देगा, 3 दिख गया देगा, 5 दिख गया देगा, और कुछ है नहीं यहाँ पे, 2 है 3 है और 5 है। इनमें भी क्या करता है, ये हाईएस्ट पावर लेता है, यानी कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो ये 6 वाली पावर को लेगा। 3 की ज्यादा से ज्यादा कितनी है, 2 है, तो ये क्या लेगा, 3 की 2 लेगा। 5 का 5 क्यों, क्योंकि 5 की पावर 1 है, यहाँ पे तो इसका कोई बस नहीं चलने वाला है। 2 की 6 कितनी होती है, 2 की 6 आपको पता होनी चाहिए, 64 होती है। 2 की 6 का मतलब 2 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। 2 की 6 64 आ गया। अब देखो ये क्या है हमारा, 9 into 5, 33 स्क्वायर कितनी होती है, 9 होती है, और 5 का 5। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं, पहले इसको 9 से गुणा कर देते हैं। 9 चौके 36, 9 से कितना होता है, 54, 54 और 3 कितना हो गया, 57 into 5। अब देखो 5 को इससे गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम हमारा आने वाला है, देखो 6 पंजो 30, हासिल हो गए हमारे पास 3। आगे देखो 7 पंजो 35 और 3 38, फिर से हासिल हो गई 3। 500 500 25 25 और 3 28, हमारा एलसीएम कितना है, 28 से 80।
कितना है 2880 और एचसीएफ कितना है 12। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। हाँ तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 4 में आपको क्या करना है, दो संख्या दे रखी है, एक तो 510 और सेकंड वन है 92। इन दोनों के आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करने है, एचसीएफ और एलसीएम। ये ज्ञात करने के बाद आपको इन दोनों का वेरिफिकेशन करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाए, दो पूर्णांकों का गुणनफल। और ये पूर्णांक कौन से जो आपको किस क्वेश्चन में दिए गए, ठीक है। क्या कहता है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू दो पूर्णांकों का गुणनफल। ये किस काम के लिए आएगा हमारे पास, वेरिफिकेशन के लिए, सत्यापन के लिए, ठीक है। लास्ट में करेंगे वो, पहले इन दोनों में क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें इन दोनों की प्रति क्या निकालने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। मैं 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, देखो गुणनखंड निकालने के लिए हम भाग वाला फॉर्मेट क्या करते हैं, 510 भाग 2 का लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया, आगे से 1 उतारेंगे, 5 गुनी 10, फिर से 1 बच गया, आगे से 1 उतारेंगे, 5 गुनी 10, ठीक है। 255 में इसमें किसी 5 5 10 है तो 12 यानी 3 का चला जाएगा। ये हो गया 8 तेरी 24, 1 बच गया 5 5 तेरी 15। इसमें देखो किसमें किसका रहेगा, 8 5 है 13, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 13 हो गया, 13 में 3 नहीं जाता है। 5 है इसका मतलब 5 का सही जा सकता है, तो 5 एकम 5 बच गया कितना, 3 7 पर जो 35 और 17 में 17 का जाता है क्योंकि 17 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है। तो हम 510 के अभाज्य गुणनखंड को देख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17, ये थे हमारे 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें किसकी ज्ञात करनी है, 92 के अभाज्य गुणनखंड। चलो करते हैं यार, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो एकदम छोटी सी है संख्या। 92 का कितना होता है, 46 का था 23 और 23 एक क्या है, अभाज्य संख्या जिसके आगे हम फैक्टर नहीं कर सकते। ये हो गया 2 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर इनटू 23। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएफ अब से फुल मूर्ख है, पहली कंडीशन फॉलो करेगा कि वो ही संख्या लेगा तो दोनों के पास हो। तो हमें क्या मिल रहा है, ये 2 इसके पास भी मिल रहा है और ये 2 इसके पास भी मिल रहा है, यहाँ पे 23 है, ठीक है। अब क्या करेगा, तो इनमें भी छोटी पावर आ जाएगा, इसके पास 2 है और इसके पास पावर कितनी है, 1 है, ये 2 को ही लेगा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि इसके पास 23 है, 23 इसके पास नहीं है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या करता है, एलसीएम एल से लालच करेगा, एल से लालच करेगा, यानी कि ये कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। इसको 2 मिल गया 2 को देगा, 3 मिल गया 3 को देगा, 5 मिल गया 5 को देगा, 17 मिल गया 17 को देगा, 23 मिल गया 23 को भी देगा, छोड़ने वाला नहीं किसी को भी। हो गया। अब आपको क्या करना है, इनको गुणा करना है। हाँ देखो इसमें भी ये क्या करेगा, इसमें भी ये बड़ी वाली पावर को देगा, 2 की पावर ज्यादा कितनी है, आईएस कितनी है, 2 है, 2 की पावर 2 देगा, 3 की पावर 1 है, 5 की ठीक है 17 और सभी 1 1 है। 2 की स्क्वायर में पता कितने होते, 4 4 3 कितना हो गया, 12 12 पंजो 60। देखो 2 की स्क्वायर 4 4 3 12 12 पंजो 60, ये हमारे पास आ गया 60 × 17 × 23। 17 से कितना होता है, 17 से होता है 102 × 23, ठीक है। 0 का 0 7 से 42 4 6 4 10, ठीक है राइट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, 23 को इससे गुणा करेंगे, 0 का 0 23 दूनी कितना होता है, 46 का 6 4 80 हो गई, 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का 4 23 एक में 23। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं वेरिफिकेशन। चलो देखते हैं। हाँ देखो वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम करना है पहले, ठीक है। एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। एचसीएफ आपके पास आए 2 और एलसीएम आपके पास आए 23460, कितना है 23460। चलो इसको 2 से गुणा करते हैं, 0 का 0 6 दूनी 12 1 हासिल हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये हमारे पास आया 46920। इसको बोल देंगे वेरिएशन फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल करना है, दोनों पूर्णांकों का गुणनफल।
ठीक है। पूर्णांक आपके पास क्या क्या 510 और 92, यहाँ पे कर लेते हैं 510 इंटू 92। तो 92 को हम 0 से करेंगे 0, 92 को 1 से करेंगे तो 92 का 92 हासिल 9, 92 को हम किसी करेंगे 5 से, साइड में कर लेते हैं 92 को 5 से, 5 दूनी 10, 2 बजे 45 हो जाएगी 460 और 9 हासिल 469। ये देखो ये दोनों सेम आ रहा है, हम क्या बोल देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि एलसीएम इनटू एलसीएम इज इक्वल टू किसके बराबर है, दो पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है, दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड, सत्यापन हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप एक अलग मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी हो या पिछली वीडियो देखी हो, हमने जो ये वेरिफिकेशन वो अलग तरीके से भी किया था। कैसे, इनको हमने जो यहाँ से फैक्टर के रखे वापिस इनको फैक्टर के रूप में चेंज कर लिया था और इसको बैक जाकर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेके आए थे हम। लास्ट के अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के जो एग्जांपल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।